अरुंधति रॉय की कहानी किसी एक किताब, एक पुरस्कार या एक आंदोलन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उस बेचैन दिमाग और निर्भीक जुबान की कहानी है जो सवाल पूछने से डरती नहीं, चाहे सामने सत्ता हो, समाज हो या पूरी व्यवस्था। और अगर आप ये कहानी सुनते हुए कहीं भी ठहर कर सोचे कि क्या सच बोलने की इतनी बड़ी कीमत चुकाने की हिम्मत मुझ में है, तो समझिए कि अरुंधति रॉय आपको सीधे चुनौती दे रही हैं। अरुंधति रॉय का जन्म 24 नवंबर 1961 को मेघालय के शिलांग में हुआ था। उनके पिता राजीव रॉय एक बंगाली हिंदू थे जो चाय बागान में मैनेजर थे, और उनकी मां मैरी रॉय केरल की एक ईसाई महिला थी जो खुद एक शिक्षिका और एक मानव अधिकार कार्यकर्ता थी। यानी सवाल पूछने और लड़ने का बीज उन्हें विरासत में मिला। उनका बचपन आसान नहीं था। माता पिता अलग हो गए, आर्थिक तंगी रही और मां मैरी रॉय खुद एक बड़ी कानूनी लड़ाई लड़ रही थी ईसाई महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए, जिसे मैरी रॉय बनाम केरल राज्य केस के नाम से जाना जाता है और जिसने भारत में ईसाई महिलाओं के उत्तराधिकार कानून को बदल दिया। इस पूरे संघर्ष का असर अरुंधति पर गहरा पड़ा और शायद यहीं से उन्होंने समझ लिया कि कानून, सत्ता और समाज अक्सर कमजोरों के खिलाफ खड़े होते हैं। उन्होंने दिल्ली के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की, लेकिन दिल वहां नहीं लगा। उन्हें इमारत नहीं, शब्द गढ़ने थे। 18 साल की उम्र में उन्होंने मां से अलग होकर अपनी जिंदगी खुद चलाने का फैसला किया और हालात ऐसे बने कि कॉलेज के आखिरी साल में उन्हें अपने साथी के साथ एक झुग्गी में रहना पड़ा। सोचिए, जहां से ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, वहीं से अरुंधति की असली सोच आकार लेने लगी। शुरुआती दिनों में उन्होंने तरह तरह के काम किए, कभी कलाकार, कभी एरोबिक्स इंस्ट्रक्टर और कभी फिल्मों और टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा। 1989 की टीवी फिल्म ने इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस में उन्होंने न सिर्फ अभिनय किया बल्कि कहानी भी लिखी। इस फिल्म में एक युवा आर्किटेक्ट राधा का किरदार निभाते हुए बड़े से ऑफरे हेयर स्टाइल के साथ वे खुद अपनी ही उलझनों और सपनों को पर्दे पर उतारती दिखी। और दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में शाहरुख खान भी थे जो आगे चलकर सुपरस्टार बने। इसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिक मून जैसी फिल्मों और टीवी ड्रामा के लिए स्क्रिप्ट लिखी, लेकिन असली तूफान 1994 में आया जब उन्होंने शेखर कपूर की फिल्म पंडित क्वीन पर तीखे लेख लिखे और आरोप लगाया कि ये फिल्म फूलन देवी के शोषण को रोमांटिसाइज करती है। इस बयान ने हंगामा खड़ा कर दिया, कोर्ट में केस हुआ और अरुंधति अचानक पब्लिक स्पेस से गायब हो गई। लेकिन ये चुप्पी किसी डर की नहीं बल्कि उस उपन्यास की तैयारी थी जिसने उन्हें दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा किया। 1997 में आया द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, एक ऐसी किताब जिसने भारतीय अंग्रेजी साहित्य की परिभाषा ही बदल दी। ये कहानी केरल के ईपे परिवार की है, 7 साल के जुड़वा बच्चों की आंखों से देखी गई दुनिया, जहां प्यार, जाति, वर्ग, कानून और हिंसा आपस में टकराते हैं और भाषा इतनी अनोखी है कि वह नियम तोड़ती है, समय में आगे पीछे चलती है और दिल में उतर जाती है। ये किताब न सिर्फ बेस्ट सेलर बनी बल्कि अरुंधति रॉय को बुकर पुरस्कार दिलाने वाली पहली भारतीय महिला लेखिका बना गई। पुरस्कार समारोह में जज गिलियन बियर ने कहा था कि यह उपन्यास स्थानीय होते भी पूरी दुनिया की कहानी कहता है, प्यार और मौत, झूठ और कानून की कहानी। लेकिन कामयाबी के साथ विवाद भी आया। केरल में इस किताब पर अश्लीलता का केस दर्ज हुआ क्योंकि इसमें एक ईसाई महिला और एक दलित हिंदू पुरुष के बीच संबंध दिखाया गया था, यानी वही समाज, वही असहजता। इसके बाद अरुंधति ने उपन्यासों से ज्यादा निबंधों और राजनीतिक लेखन की ओर रुख किया और यहीं से वह सिर्फ लेखिका नहीं बल्कि एक तेज राजनीतिक आवाज बन गई। उन्होंने नर्मदा नदी पर बनने वाले बड़े बांधों के खिलाफ आंदोलन किया, ये कहते हुए कि विकास के नाम पर आदिवासी और गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। उन्होंने वैश्वीकरण, अमेरिकी साम्राज्यवाद, युद्ध और भारतीय राज्य की नीतियों पर तीखे सवाल उठाए। पावर पॉलिटिक्स, द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस, वॉर टॉक, ब्रोकन रिपब्लिक, कैपिटलिज्म अ घोस्ट स्टोरी जैसी किताबों में उन्होंने साफ कहा कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव नहीं होता बल्कि जवाबदेही और इंसाफ भी होता है। इसी बेबाकी ने उन्हें बार बार कानूनी मुश्किलों में डाला। 2001 में नर्मदा आंदोलन के दौरान उन पर हमला करने का आरोप लगा जो बाद में गिरा।
लेकिन 2002 में सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया और 1 दिन की जेल और जुर्माना हुआ। इस पूरी घटना को डॉक्यूमेंट्री डैम एज में दिखाया गया। 2010 में उन्होंने कश्मीर की आज़ादी के संदर्भ में बयान दिए, जिसके बाद उन पर देशद्रोह का मामला लटकता रहा और 2024 में भारतीय अधिकारों ने यूएपीए के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी। एक ऐसा कानून जिसकी आलोचना उसकी कठोरता और दुरुपयोग के लिए होती रही, जिसके खिलाफ सैकड़ों बुद्धिजीवियों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाई। अरुंधति रॉय ने सिर्फ लिखकर नहीं, जीकर विरोध किया। वह छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सली आंदोलन से जुड़े लोगों के साथ रही, 3 हफ्ते उनके साथ बिताए और फिर वॉकिंग विद द कॉमरेड्स जैसा निबंध लिखा, जिसने बहस छेड़ दी कि राज्य हिंसा और प्रतिरोध को हम कैसे देखते हैं। 2017 में, यानी पूरे 20 साल बाद, उनका दूसरा उपन्यास द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस आया। एक बिखरी हुई, गैर रेखनीय कहानी जिसमें ट्रांसजेंडर किरदार अंजुम कश्मीर का संघर्ष और टूटे हुए लोग शामिल हैं, और जो यह दिखाती है कि हिंसा के बीच भी इंसान जीने का रास्ता ढूंढ लेता है। 2019 में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में वह खुलकर सामने आई, ये कहते हुए कि धर्म के आधार पर नागरिकता संविधान की आत्मा के खिलाफ है। उसी साल उन्होंने माई सिडिटियस हर्ट और बाद में आज़ादी जैसी किताबों में आज़ादी, फांसीवाद और भविष्य पर गहराई से लिखा। कोविड महामारी के दौरान उनका निबंध द पैंडेमिक इज अ पोर्टल बेहद चर्चित हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि ये संकट हमें एक नई दुनिया की कल्पना करने का मौका देता है। अब सवाल ये है कि हम किस तरफ जाएंगे। और सम्मान भी उन्हें कम नहीं मिले। लेनिन कल्चरल फ्रीडम प्राइज, सिडनी पीस प्राइज, साहित्य अकादमी पुरस्कार, जिसे उन्होंने ये कहकर ठुकरा दिया कि वह सरकार से जुड़े किसी संस्थान से सम्मान नहीं लेंगी। अंबेडकर सुधर पुरस्कार और 2024 में पेन प्रिंटर प्राइज। लेकिन अरुंधति रॉय के लिए पुरस्कार हमेशा गौण रहे। असली बात रही सच कहना। आज अरुंधति रॉय को आप चाहे तो पसंद करें, चाहे असहमत हो, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वह हमें बार बार ये सवाल पूछने पर मजबूर करती है, अगर लेखक सिर्फ कहानियां सुनाने के लिए नहीं बल्कि सच बोलने के लिए होता है, तो क्या हम उस सच को सुनने के लिए तैयार हैं? अगर एक इंसान अपनी कलम से सत्ता को आईना दिखा सकता है, तो सोचिए आप कितनी आवाज से क्या बदल सकते हैं। अरुंधति रॉय हमें ये सिखाती है कि डर के आगे नहीं, सच के साथ खड़ा होना ही असली आज़ादी है।